नमस्कार, स्वागत है सभी का संभव की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में। पेपर्स नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको एक गाइडलाइन के रूप में हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर, जो डाइवर्सिटी वाला पेपर था जूलॉजी का, वो हमने इस ऑनलाइन माध्यम की थ्रू आपको उपलब्ध करवाया है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपका ये जो पेपर है वो 33 मार्क्स का होगा और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको हमने एक पेपर पर लिया है। लगभग ये 24 क्वेश्चंस है। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। इनके आंसर ही नहीं, मैं इनसे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस है वो आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और ये इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चंस को भी अरेंज किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले, और उनको मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आपको मैं इनके आंसर्स है वो आपको बता सकूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप पहले इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप पहले इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें ताकि आपके सामने सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखें और फिर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले आता है, ओकाजाकी खंड क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट का नाम था जो जापान के साइंटिस्ट थे। उन्होंने रेप्लिकेशन में होने वाली प्रक्रियाओं के अंदर, रेप्लिकेशन जो होता है वो 2 स्ट्रैंड के ऊपर चलता है। एक स्ट्रैंड जो होता है, जो हेलिकेज एंजाइम होता है, जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में जो डीएनए पॉलीमरेज चलता है वो पूरे के पूरे डीएनए को कंटिन्यूसली बनाता है, एक साथ बनाता है। तो इस डीएनए स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड। ये कौन सा हो गया? लीडिंग। और एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज होता है जो इसके विपरीत, उल्टी दिशा में चलता है। किसके विपरीत? हेलिकेज के विपरीत चलता है। तो वो उतना ही चल पाता है जितना उसके पास चलने के लिए रास्ता उसके पास है। तो कुल मिला के ये डीएनए पॉलीमरेज यहां से यहां तक आता है। अब हेलिकेज आगे चलता है तो कुछ और डीएनए के फ्रेगमेंट को ओपन कर देता है। तो कुल मिला के उसके बाद में इसको वापस पीछे आके यहां बैठ के और इतने फ्रेगमेंट को दोबारा कॉपी करना पड़ता है। तो नीचे वाला जो फ्रेगमेंट है वो टुकड़ों में बनता है, ऊपर वाला फ्रेगमेंट है वो सीधा बनता है। तो नीचे वाला फ्रेगमेंट जो टुकड़ों में बनता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और इस लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले जितने भी डीएनए के टुकड़े होते हैं, इन्हीं टुकड़ों को ओकाजाकी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, खोजा था। इसलिए इन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है वो डीएनए स्ट्रैंड के लेगिंग जो स्ट्रैंड होता है उस पे बनते हैं। बनने के कारण होता है क्योंकि वो डीएनए पॉलीमरेज है वो हेलिकेज के विपरीत दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बॉडी क्या है, काइजमेटा क्या होता है, जीन विनिमय क्या होता है, सहलगनता क्या होती है और हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र क्या होता है। देखो, ऐसा मत सोचना कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन कोई आता थोड़ी है, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इनमें से 2 जरूर आ जाएंगे। तो मैंने इस प्रकार से आपको ये बना के दिया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बार बॉडी, काइजमेटा, जीन विनिमय, सहलगनता और क्रोमेटिन क्षेत्र को समझाइए। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, सारे के सारे एक साथ ऐसे नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये इनमें से कोई 2 जरूर आ जाएंगे आपके एग्जाम में। पहला आता है, बार बॉडी क्या है। सुनिए, देखिए, बार बॉडी क्या होती है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम की बार बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? इनएक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसको कहा जाता है बार बॉडी। अब मान लीजिए 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल के पास एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। आपको पता है कि ह्यूमन अगर स्पीशीज है तो उसके अंदर जीन जो विनिमय है या जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है वो क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। लेकिन यहाँ तो इम्बेलेंस है। यहाँ जितने जीन्स पाए जाते हैं उतने जीन्स यहाँ तो है, एक तो इक्वल है लेकिन दूसरा इसके अंदर तो डबल आ गया।
तो इस डबलिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फीमेल के अंदर मिलने वाले दूसरे क्रोमोसोम्स को क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं बार बॉडी, जिसको क्या कहते हैं, बार बॉडी कहा जाता है। अब फीमेल के अंदर बार बॉडी की संख्या पूछे तो 1 और मेल में बार बॉडी की संख्या पूछे तो 0, ये ध्यान रखना। यहां 0 क्यों हुई, क्योंकि एक क्रोमोसोम है, जो नेक्स्ट वाला जो दूसरा क्रोमोसोम होता है उसको क्या किया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, बार बॉडी में बदल दिया जाता है। जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में 45 + x x y मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो इसके अंदर बार बॉडी की संख्या 1 हो जाएगी अगर ये मेल है तब भी। हालांकि मेल में नॉर्मल क्या है, बार बॉडी की संख्या 0, और अगर टर्नर सिंड्रोम वाला जो मेल होता है उसके अंदर बार बॉडी 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 इसमें क्या है, एक्स आए हुए हैं। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। दूसरा आता है काइजमेटा क्या होता है। देखिए काइजमेटा क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो इस प्रकार से टेट्राड कंडीशन में दिखाई देते हैं आपको, और टेट्राड कंडीशन में वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप रहते हैं, इसका आधा पोर्शन इसके ऊपर पाया जाता है और इसका आधा पोर्शन इसके ऊपर पाया जाता है। इस प्रकार से वो इस प्रकार से क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहते हैं, ताकि क्या हो सके, जीन विनिमय की क्रिया हो सके। आगे क्वेश्चन यही है, जीन विनिमय की क्रिया हो सके, ताकि इसके जीन्स इसके ऊपर आ जाए और इसके जीन्स इसके ऊपर आ जाए, इसको कहते हैं जीन विनिमय। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइजमेटा। इसको क्या कहते हैं, काइजमेटा का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं काइजमा। काइजमा का निर्माण हो जाता है, जो एक्स आकृति का होता है। ये कैसे होता है, इस प्रकार से एक्स आकृति का बनता है काइजमेटा। और ये क्यों बनता है, ये जीन विनिमय के लिए बनता है, ताकि वेरिएशन आए, ताकि एक क्रोमोसोम है वो, जो क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो सके, जीन का विनिमय हो सके, जीन है वो स्थानांतरित हो सके। इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट है सहलगनता क्या होती है। सहलगनता जीन विनिमय दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत है, ध्यान रखना। मान लीजिए क्या होता है कि कोई दो ऐसे जीन्स है जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, मान लो ए और बी है, वो हमेशा साथ साथ रहते हैं, अपना साथ कभी नहीं छोड़ते। तो अगली जनरेशन में ए और बी जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के पास में ए और बी जो फ्रेगमेंट है, वो ऐसा कैसा अगली जनरेशन में भी चला जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ए है वो अपनी जगह छोड़कर, मतलब ए का साथ छोड़कर जो बी जो होता है वो दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाता है। अगर ऐसा हुआ इसको तो बोलेंगे जीन विनिमय। और अगर ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, लिंक्ड है, ये दोनों क्या है, सहलग्न है, दोनों जुड़े हुए हैं, ये हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सहलग्नता। नेक्स्ट आता है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्षेत्र क्या होते हैं। देखिए हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए या न्यूक्लियस में वो क्षेत्र पाया जाता है जहां जो ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हमें कोई काम का नहीं होते हैं, जीन्स या उनके जो प्रोटीन्स है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग से पैक करके और उनको मिथाइलेशन करके उनको अलग रख दिया जाता है। इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। वो बार बार उनसे रेप्लिकेशन तो होता है, लेकिन बार बार उनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन केवल उसी का होता है जिसका हमें प्रोटीन चाहिए, और वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, यूक्रोमेटिन क्षेत्र कहलाता है, जो हमेशा सक्रिय रहता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन वाले क्षेत्र क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में अंतर क्या है, इसको सुनिए। देखिए एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों ही फैगोसाइटोसिस की क्या होती है, फैगोसाइटोसिस की दोनों एक प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस की। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, हम कुछ चीजों को अंदर ग्रहण करते हैं या कुछ चीजों को हम बाहर निकाल देते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, कोई भी मान लो सेल है, मान लीजिए न्यूट्रोफिल्स है, ये कुछ चीजों को मान लीजिए अंदर की तरफ ग्रहण कर रही है, तो वो क्या करेगी, पहले ऐसे वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगी। ऐसी वेसिकल्स बन गई, वेसिकल्स बनने के बाद में इस वेसिकल्स को पिंच ऑफ कर लिया जाता है और अंदर लेकर आ जाते हैं। अंदर लाने के बाद में इसको लाइसोसोम जो होता है उसके साथ में इसको जोड़ दिया जाता है। लाइसोसोम इसका क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा, और उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थों को यहां से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वाली क्रिया जब अंदर जा रहे हैं कोई चीजें, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और कुछ चीजें जो होती है वो बाहर आ रही है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। पहली बात तो ये।
दूसरी बात, अगर ये सॉलिड पार्टिकल्स है, मान लो अंदर आने वाला क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे। और अगर ये लिक्विड पार्टिकल है तब हम इसको क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस कहेंगे। ये और ध्यान रखना, पिनोसाइटोसिस भी पूछ लेते हैं, फिनोसाइटोसिस क्या होता है। तो अगर बाहरी वातावरण से किसी लिक्विड पदार्थ को अंदर ग्रहण किया जाता है, इसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज क्या होती है और परोक्सिसोम्स क्या होते हैं। देखिए, माइक्रोबॉडीज सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो मान लीजिए कि फैट है, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए, उनके सिंथेसिस के लिए वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये मोस्टली प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, जिसको आप प्रोटोजोआ भी कह सकते हो, प्रोटोजोआ के अंदर मोस्टली ये पाए जाते हैं माइक्रोबॉडीज। दूसरी बात ये कि माइक्रोबॉडीज है वो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन करते हैं, फैट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं माइक्रोबॉडीज। पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, इनमें ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मोस्टली लिपिड्स का क्या करते हैं, डाइजेशन या ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। फैट के डाइजेशन में, फैट के मतलब ब्रेकडाउन जो होता है उसके अंदर ये हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये इसके अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, उसका डिग्रेडेशन करता है, ब्रेकडाउन कराता है। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हो, इनकी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो कि कैसे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका चक्र और उनकी अवस्थाओं के बारे में लिखिए। देखिए, कोशिका चक्र क्या होता है, सेल साइकिल, मतलब एक कोशिका जो है, एक कोशिका कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स में, जैसे मान लो जीवन, कुछ अवस्थाओं के द्वारा, G2, S, M और दोबारा जीवन। एक कोशिका क्या करती है, कुछ साइकिल, कुछ अवस्थाओं से गुजरती है और वो एक कोशिका से दो कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है जब वो M से जीवन में आती है। तो इन्हीं कोशिकाओं के जीवन चक्र को हम क्या कहते हैं, इन्हीं अवस्थाओं से गुजरने की क्रियाओं को हम क्या करते हैं, कोशिका चक्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका चक्र में जीवन, G2, S, M 4 अवस्थाएं होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, जीवन, सॉरी ये क्रम थोड़ा सा उल्टा हो गया, S, G2, जीवन और G2 जो अवस्थाएं होती है उनको रेस्ट अवस्थाएं कहा जाता है, आराम की अवस्थाएं कहा जाता है। और S अवस्था में इसको बोलते हैं सिंथेसिस की अवस्था। क्या कहते हैं, सिंथेसिस की अवस्था, बनाने की अवस्था। और किसका सिंथेसिस होता है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ होता है, नई चीजें बनती है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पहली बात तो ये। एम अवस्था में क्या होता है, यहाँ डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, माइटोसिस होता है, आप ये कह सकते हो। और यहाँ एम अवस्था पुनः 4 भागों में दोबारा बंटी होती है, प्रोफेज, उसके बाद में आएगा मेटाफेज, उसके बाद में आएगा एनाफेज और इसके बाद में आएगा टीलोफेज। और टीलोफेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के साथ में टीलोफेज के अंदर में क्या होता है, गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, और साइटोकाइनेसिस से कोशिकाएं भी क्या होती है, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगी, और एक कोशिका से हमें 2 कोशिका प्राप्त हो जाती है। G2 अवस्था में क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डबलिंग होती है। साइटोप्लाज्म, क्योंकि एक कोशिका से आप 2 कोशिका बना रहे हो, तो दोनों को इक्वल अमाउंट में क्या दोगे, साइटोप्लाज्म में देना पड़ेगा, तो इसकी डबलिंग की जाती है। और जीवन अवस्था में जो एस अवस्था में मिलने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, जो जो काम आएंगे, उनकी तैयारियां जीवन अवस्था में की जाती है। तो ये पूरा आपको इसके अंदर लिखना है बहुत डिटेल से, और ये आपको सर्कल बना के आना है। यहाँ बीच में एस आएगा, ध्यान रखना, जीवन, एस, G2 और एम में फिर 4 अवस्था इसके अंदर डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। देखिए, या तो आपको डिटेल से समसूत्री विभाजन पूछेंगे या आपको अर्धसूत्री विभाजन पूछेंगे, फुल्ली डिटेल से आता है। या आपको सिंपल अंतर भी पूछा जा सकता है, या तो आपको डायग्राम से पूछेंगे समसूत्री विभाजन को समझाइए, या अंतर भी आ सकता है। मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस में अंतर बता देता हूं। देखिए, माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन,
ठीक है, देखिए इससे एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, इससे भी एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। सॉरी, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है, इससे एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में जो आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं या आनुवंशिक जो स्ट्रक्चर होती है वो समान रहती है, मतलब जेनेटिक रूप से समान होते हैं बनी हुई नेक्स्ट जो कोशिकाएं हैं, अगली कोशिकाएं हैं, वो जेनेटिक रूप से क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। लेकिन यहाँ क्या होती है, जेनेटिक रूप से क्या होती है, वो असमान होती है, समान नहीं होती है। यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर, जैसे मान लो क्रॉसिंग ओवर हो गया काइजमेटा बनने की वजह से। इसमें 2n कोशिका है वो 2n का फॉर्मेशन करती है, n कोशिका है वो n का फॉर्मेशन करती है, जबकि इसमें 2n कोशिका है वो n का फॉर्मेशन करेगी। मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है, रिडक्शनल टाइप का डिवीजन है। ये क्या है, एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब ये एक न्यूनकारी विभाजन इसको बोला जाता है। ये किस प्रकार का विभाजन है, न्यूनकारी विभाजन होता है। दूसरा, आप इसमें ध्यान रखोगे जो चारों कोशिकाएं प्राप्त होती है वो हैप्लॉइड मिलेगी, क्योंकि वो क्या है, न्यूनकारी विभाजन है, क्योंकि 2n से क्या बन जाते हैं, n बन जाते हैं। तो ये न्यूनकारी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन को बोला जाता है। अब सुनिए, अर्धसूत्री विभाजन से मान लीजिए कि आपके पास ये सेल्स है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे 2 सेल्स बना लेते हैं और ये 2 सेल्स आगे चलकर कई सारी और सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगी। तो इस प्रकार से पहले तो हम माइटोसिस डिवीजन करते हैं एक अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, फिर कोई एक कोशिका है वो ग्रोथ फेज में जाती है, ये जो है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन अवस्था। क्या कहा जाता है इसको, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, इसको बोलते हैं ग्रोथ प्रावस्था। ये ग्रोथ फेज होगी जिसमें एक कोशिका है वो क्या होगी, एक से मतलब इसकी साइज डबल हो जाती है और ये क्या होता है, 2n होता है। ये कोशिका क्या होगी, 2n होगी, और ये 2n सेल्स आगे चलकर क्या करती है, वापस डिवाइड करती है। तो फर्स्ट मियोसिस में क्या होगी, 2 कोशिकाएं बनेगी, दोनों हैप्लॉइड हो जाती है, दोनों कोशिकाएं क्या होगी, हैप्लॉइड। और आगे वाले में क्या होती है, दोनों कोशिकाएं जिनमें जो कॉपियां होती है वो अलग होती है, और आपको कितनी, 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं प्राप्त होती है। ये सेकंड जो डिवीजन था, जो सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये वाला सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो एज कंपेयर टू समसूत्री विभाजन के एकदम इक्वल ही होता है, ठीक है। और फर्स्ट जो मियोसिस होता है वो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे होता है। और ये मोस्टली सोमेटिक सेल्स में होता है, और ये किस में पाया जाता है, जर्म सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, ये जर्म सेल्स में होता है, ये सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। इससे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इससे क्या बनती है, शरीर बनता है, बॉडी फॉर्मेशन होता है। और इससे क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बनते हैं इसमें, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों में अंतर है वो कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव में अंतर क्या होता है। प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव मतलब ऐसे जंतु जिनमें कैरियन, कैरियन क्या है, प्रो प्रकार का है, मतलब विकसित नहीं है, विकसित से पहले की अवस्था है, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक अवस्था। ये मोस्टली मान लो बैक्टीरिया के लिए शब्द है वो मोस्टली प्रयोग करते हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं। उनमें केंद्रक जो होता है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता है, केंद्रक झिल्लियां नहीं पाई जाती है। जो गुणसूत्र जो होते हैं वो न्यूक्लियोइड के रूप में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक है, उनमें केंद्रक के बाहर पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्लियां पाई जाती है, वो पूर्ण विकसित होता है। और ये मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो यूकैरियोटिक जंतु है वो बन जाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो इसके अंतर है, जो भी और अंतर है, जैसे मान लो किसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम्स पाया जाता है, इनके अंदर 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका अंतर है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं। देखिए प्लाज्मिड किसे कहते हैं, प्लाज्मिड मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक होता है सर्पिलाकार इस प्रकार का क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, और दूसरा होता है इस प्रकार से सर्कुलर डीएनए, ये भी डीएनए है, इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है। तो डीएनए में मिलने वाला सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया में मिलने वाला सर्कुलर डीएनए
जो क्या करता है, उस जीवाणु को, उस बैक्टीरिया को कुछ विशेष प्रकार की एबिलिटी देता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सभी जंतुओं के अंदर सभी जीवाणु में प्लाज्मिड हो। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी ये ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, वो आराम से सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर ये होगा, अगर प्लाज्मिड होंगे, तो इस जीवाणु में कुछ विशेष प्रकार की एबिलिटी है, वो आ जाती है, जैसे एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से बाहर लगे रहते हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर प्रोटीन। और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो अंदर की तरफ लगे रहते हैं, इसको भी बोलते हैं एक्सटीरियर प्रोटीन। अंदर या बाहर दोनों तरफ एक्सटीरियर साइड है। अब कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इस प्रकार से अंदर से होते हुए, बाहर से होते हुए अंदर की तरफ, और मेम्ब्रेन को इस प्रकार से क्रॉस करके जाते हैं। इन प्रोटीन को बोलते हैं इंटीरियर प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाते हैं, इन मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसे एक्वापोरिन आपने नाम सुना होगा, जी प्रोटीन आपने नाम सुना होगा, वो इस प्रकार से क्या आते हैं, ऐसे क्रॉस करके जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जो ऊपर भी पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाए जाते हैं। ऊपर और साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों तरफ होने की वजह से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। नेक्स्ट आता है प्राथमिक और द्वितीय संकीर्णन क्या होता है, गुणसूत्रों के प्रकार और गुणसूत्र की संरचना। पक्का क्वेश्चन आएगा। इसका क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, पक्का आने वाला है, कुछ ना कुछ इसमें से पक्का पूछेंगे। देखो, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारी बातें इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे समझा पाऊं। पहला क्वेश्चन क्या था, प्राथमिक और द्वितीयक संकीर्णन क्या होता है। देखिए, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्रोमोसोम में कहीं एक जगह क्या पाया जाता है, एक मतलब बहुत पतला सा और एक सर्कुलर ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, और गुणसूत्र वहां बहुत ही ज्यादा संकीर्ण हो जाता है, पतला सा हो जाता है। इसको बोला जाता है प्राथमिक संकीर्णन। इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन। और कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इस प्रकार से ऊपर भी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर ऊपर भी बना के रखते हैं। अगर ऐसा मिलेगा किसी के अंदर, तो उसको बोलेंगे द्वितीयक संकीर्णन। पहली बात तो ये। उसके बाद में क्या आता है कि गुणसूत्रों के प्रकार बताइए। देखिए, इस प्राथमिक संकीर्णन के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार है। कैसे, मान लीजिए कि अगर ये जो सेंट्रोमियर है, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर, अगर ये सेंट्रोमियर एकदम बीच में होता है, तो गुणसूत्र जो है वो दो भागों में बंट जाता है, और इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या कहते हैं, वी आकार का गुणसूत्र कहा जाता है। फिर इसको मेटासेंट्रिक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, मेटासेंट्रिक। उसके बाद में गुणसूत्र जो है, सेंट्रोमियर जो होता है, वो कुछ नीचे या कुछ ऊपर खिसक सकता है, थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा आगे या पीछे। तो इस प्रकार से हमें एक साइज, एक बड़ी और एक छोटी, इस प्रकार से प्राप्त होगी। इसको हम एल शेप्ड भी कहते हैं। ये है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। उसके बाद में अगर सेंट्रोमियर एकदम कॉर्नर पे मिलता है, लास्ट में, मान लीजिए इस प्रकार से, ये सेंट्रोमियर और छोटा सा ऊपर डीएनए, तो ये लगभग क्या हो गया, ऐसे आई आकार का। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। और लास्ट में आता है एक्रोसेंट्रिक, जिसमें पता नहीं होता, एकदम ऊपर की तरफ पाया जाता है लास्ट में, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो इस प्रकार से एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, चार प्रकार के गुणसूत्र की संरचनाएं होती है। नेक्स्ट है गुणसूत्र की संरचना। आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताना है कि ये सेंट्रोमियर है, ये दो भुजाएं होती है, एक भुजा को पी और एक भुजा को क्यू कहा जाता है। अगर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है तो वो इस प्रकार से मिलेगा, और ये मोस्टली 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम्स के अंदर देखा जाता है। और मोस्टली यहाँ जो मिलने वाला जो डीएनए होता है, वो मोस्टली क्या करता है, आगे चलकर आरआरएनए का निर्माण करता है, या न्यूक्लियोलस बनाता है, आप ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और प्रभाविता को समझाइए। देखिए, सबसे पहले आता है अपूर्ण प्रभाविता। इससे पहले आपको प्रभाविता के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में आप इन दोनों को समझ सकते हो।
इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको बोलते हैं डोमिनेंस, और इसको कहते हैं को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, ठीक है। देखिए डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवाया। इसके अंदर F1 जनरेशन में क्या करेक्टर मिलेगा आपको, वो डिपेंड करता है कि दोनों फैक्टर में से डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। आपको पता है ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। मेंडल ये कहते हैं कि डोमिनेंट अगर एलील आता है तो वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, रिसेसिव के ऊपर। और यहाँ इसका करेक्टर क्या आ जाएगा, इसका करेक्टर आएगा टोल। हालांकि ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है, लेकिन इसका करेक्टर क्या होगा, टोल होगा। ये तो हो गया डोमिनेंसी का रूल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जब आप रेड फ्लावर का क्रॉस करवाते हो व्हाइट फ्लावर के साथ में, तो बनने वाला, अगर डोमिनेंसी का रूल देखें तो होना ऐसा चाहिए था कि इसमें बनने वाले जो फ्लावर्स थे वो रेड आने चाहिए थे, लेकिन यहां रेड नहीं आके क्या आए, फ्लावर्स है वो पिंक आए। तो यहां कोई भी डोमिनेंट नहीं हुए, अपूर्ण प्रभावित है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। या न तो ये ज्यादा प्रभावित हुआ न ये ज्यादा डोमिनेंट हुआ, तो डोमिनेंट कोई नहीं हुआ, इस वजह से क्या हो गया, फ्लावर है वो पिंक आ गए। यहां आता है कोडोमिनेंस। यहाँ कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों साथ साथ में प्रभावित होते हैं, मतलब प्रकट होते हैं दोनों साथ साथ में। मतलब ये करेक्टर कहता है कि मैं भी अपना करेक्टर दिखाऊंगा, और दूसरा एलिल कहता है कि मैं भी अपना करेक्टर दिखाऊंगा। ये मतलब ये भी एलिल कहता है कि मेरा भी लक्षण आना चाहिए, और ये कहता है मेरा भी लक्षण आना चाहिए। तो जब दोनों एक साथ प्रदर्शित होते हैं इसको बोलते हैं सह प्रभाविता। और ये मोस्टली आपने देखा होगा जंतुओं के अंदर ऐसा पाया जाता है। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे बछड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें पूरी बॉडी तो होती है ब्लैक कलर की, और ऊपर व्हाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो व्हाइट कलर ब्लैक कलर दोनों ही प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन दोनों मिक्स नहीं है। यहां देखिए दोनों मिक्स हो गए। पिंक में तो दोनों मिक्स होकर कोई एक कलर देता है, वहां दोनों अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट भी दिख रहा है ब्लैक भी दिख रहा है, तो वो हो गया कोडोमिनेंस। ऐसे तीनों में आप डिफरेंस कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेंट्रियोल और ईआर को विस्तार से बताइए। देखिए ईआर दो प्रकार की है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, RER SER दोनों का कार्य आ जाता है। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो करती है प्रोटीन का फॉर्मेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करती है लिपिड का फॉर्मेशन, या लिपिड को स्टोर भी करती है। दोनों में अंतर, पहली बात तो ये। दूसरा, सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं आपको पता है, यह काम क्या होता है सेंट्रियोल्स का, इसका काम होता है कि गुणसूत्रों को एक दूसरे से दूर दूर लेकर जाना, या गुणसूत्रों का सेपरेशन करने का सेंट्रियोल्स का काम होता है। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो ऐसे 90 डिग्री की आकृति में डिप्लॉयड रूप में सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। वो इस प्रकार से अरेंज रहते हैं, मतलब ये दो होते हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। और ये क्या करेंगे, विपरीत साइड में जाकर, और यहां से क्या निकलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, जो क्या करते हैं, गुणसूत्रों का सेपरेशन में हेल्प करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9+0 इनका अरेंजमेंट होता है, जिनमें 9 जो होते हैं पेरिफ्री की तरफ 9 क्या पाए जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट्स है वो मोस्टली ए, बी और सी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और सेंटर में क्या मिलता है, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं मिलता, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया 9+0 का अरेंजमेंट। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको करके जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए प्रतिकृतिकरण को समझाइए। डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी बनती है, एक नई कॉपी जनरेट हो जाती है डीएनए की। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स काम में आते हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है। कुछ एंजाइम्स है जैसे टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज। दूसरा आता है हेलिकेज, SSB, इसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद में आता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद में आता है लाइगेज,
और लास्ट में आता है RNase H। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो रेप्लिकेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसको बोलते हैं एंजाइमोलॉजी ऑफ रेप्लिकेशन। कुछ एंजाइम्स आपको याद करने हैं। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? अधिक कुंडलित डीएनए को ऐसे डबल सर्कुलर फॉर्म में, सिंगल लीनियर फॉर्म में लेकर आता है टोपोआइसोमेरेज। हेलिकेज क्या करता है? इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से, इसको ओपन करने का काम करता है। ये काम किसका होता है? हेलिकेज का। एसएसपी क्या करता है? यहां आकर जुड़ जाता है। मान लो हेलिकेज, जिस हेलिकेज ने जो काम किया था उसको अनवाइंड डीएनए को अनवाइंड बनाकर रखता है, दोबारा जुड़ने नहीं देता। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यहां बैठेगा और एक यहां बैठेगा, ये तो इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, और पूरे डीएनए की क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। ध्यान रखना, यहां जो रेप्लिकेशन होगा वो तो क्या होगा? टुकड़ों में होगा। ये क्या होगा? टुकड़ों में, फ्रेगमेंट में होगा। और बने हुए फ्रेगमेंट को क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहेंगे। पहली बात तो ये। और जिस जो स्ट्रैंड टुकड़ों में बनता है उसको बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? लेगिंग स्ट्रैंड। ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या होता है? वो कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। उसके बाद में आता है डीएनए पॉलीमरेज के बाद में आता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? दो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। और आपको पता है आरएनएज एच क्या करता है? एक और आएगा ऊपर प्राइमरेज नाम से। प्राइमरेज नाम से एक और एंजाइम आएगा। वो क्या करता है? सबसे पहले प्राइमर जोड़ने का काम करता है। प्राइमर बहुत जरूरी होता है, जो कि आरएनए के टुकड़े होते हैं। प्राइमर क्या होते हैं? आरएनए के टुकड़े होते हैं। तो आरएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करता है? ये प्राइमरेज करता है। तो इनको हटाने के लिए कौन आएगा? आरएनएज एच आएगा। आरएनएज एच, एच का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब डीएनए और आरएनए, ये आ गया ना, देखो यहाँ आरएनए है, यहाँ डीएनए, हाइब्रिड बन गया। डीएनए हाइब्रिड को तोड़ने के लिए कौन आता है? आरएनएज एच आता है। और लास्ट में जो गैप यहाँ बच जाता है, इस गैप को लास्ट में एक एक जो नाइट्रोजन, ये जो फ्रेगमेंट होते हैं उनके अंदर जो गैप बचता है उनको फुलफिल करने के लिए हमारे डीएनए लाइगेज है वो आता है। तो इस प्रकार से आप इसकी रेप्लिकेशन को पूरा समझा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रक्त समूह बहुजीन वंशानुगति को समझाइए। देखिए बहुजीन वंशानुगति, वंशानुगति क्या होता है? मोस्टली हम डिप्लॉइड के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक मल्टी बहुजीन, मल्टी जीन इनहेरिटेंस, इसका एक एग्जांपल है जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। आपको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो आई जीन से कंट्रोल होता है। और आई जीन है वो मोस्टली दो रूपों में पाया जाता है। आई ए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, और आई0 ये भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या हुआ? ब्लड ग्रुप ए ही होगा, क्योंकि ए इज डोमिनेंट ओवर ओ एंड बी इज डोमिनेंट ओवर ओ। तो इस प्रकार का कंडीशन होता है। और ए एंड बी आर को डोमिनेंट, क्योंकि अगर दोनों साथ साथ में आ जाते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं? को डोमिनेंट होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? ओ के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के लिए मिले आई बी आई ओ, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? इसका ब्लड ग्रुप ओ ही, सॉरी बी ही होगा। और आई ओ अगर ये कंडीशन आएगी तब हम इसको बोलेंगे कि ये क्या होते हैं? ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है। तो इस प्रकार से आप इसको इनहेरिटेंस को समझा सकते हो। नेक्स्ट आप में आता है, इसके अंदर नेक्स्ट है कि आनुवंशिक कूट, जेनेटिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। इसको सुनिए। देखो आनुवंशिक कोड क्या होते हैं कि ट्रांसलेशन की क्रिया में जो जेनेटिक कोड बनते हैं, तीन तीन का जो ट्रिपलेट का कोड बनता है, वो कोड होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड निर्धारित रखे जाते हैं। कुल मिलाकर 64 अमीनो एसिड होते हैं, जिनके अंदर 61 जो अमीनो एसिड होते हैं उनके कोड फिक्स होते हैं। 3 अमीनो एसिड के कोड फिक्स नहीं होते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए जो 61 अमीनो एसिड है जिनके कोड फिक्स होते हैं, मतलब कोड का मतलब क्या हो? जिनके अमीनो एसिड फिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। आपको बतानी है उनकी, मान लीजिए इसकी क्या है? आनुवंशिक कोड पर आपको टिप्पणी लिखी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि आनुवंशिक कोड या कूट जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सार्वत्रिक होते हैं। वो बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी में वो कोड क्या होते हैं? इक्वल ही पाए जाते हैं। दूसरा आपको पॉइंट ये लिखना है कि जो सभी अमाइनो एसिड्स, आप ये रखिए याद कि जो जेनेटिक
कोड होते हैं, हर एक जेनेटिक कोड के लिए एक अमीनो एसिड है वो फिक्स होता है। मान लीजिए यू 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 ये कोई अमीनो एसिड है, सॉरी कोड है, तो इसके लिए कोई अमीनो एसिड है वो फिक्स रहेगा। दूसरा, आप इसमें एक और बात याद रखेंगे कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन को कोड कर सकता है। जैसे ल्यूशिन है, वो 6 अमीनो एसिड को कोड, 6 जेनेटिक कोड को कोड कर सकता है। दोनों बातों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना। एक जेनेटिक कोड के लिए एक अमीनो एसिड फिक्स होगा या एक अमीनो एसिड जरूर मिलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक अमीनो एसिड जो होता है वो एक से ज्यादा जेनेटिक कोड को कोड कर सकता है। और सबसे पहले हमने ये देखी कि जेनेटिक कोड है वो क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं, सब जगह पे पाए जाते हैं, उनकी एक ही भाषा होती है। और उसके बाद में आपको एक चार्ट बनाना है, जो जेनेटिक कोड वाला सबसे बड़ा वाला चार्ट है UACG से जो बनता है, वो आपको चार्ट इसके अंदर करना है। तो ये थोड़ा सा टिप्पणी होगी इसके अंदर। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाएं बतानी है आपको। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट मतलब मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, और इसकी भी प्रोफेज फर्स्ट को हम 5 भागों में बांटते हैं, ये ध्यान रखना। कौन सी? पहली आती है लेप्टोटीन, जिसके अंदर गुणसूत्र है वो धागों के रूप में, पतले धागों के रूप में रहते हैं। दूसरी आती है जाइगोटीन, गुणसूत्र है वो जाइगोट बनना शुरू हो जाती है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पास पास में आना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आती है पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। उसके बाद आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, गुणसूत्र हमें अलग अलग जो कॉपी हुई है वो और होमोलोगस क्रोमोसोम है वो वो दिखाई देने लग जाते हैं, डिप्लॉइड नजर आने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जाइगोट या डिप्लॉइड, मतलब डबल हो गए हैं, टेट्राड की कंडीशन है वो हमें दिखने लग जाती है। और लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस मतलब वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इस प्रकार से पहले जुड़े रहते हैं और फिर एक दूसरे से ऐसे अलग हो जाएंगे, तो ये डाइकाइनेसिस ये अपने को दिखाई देती है। ये किस में आती है, प्रोफेज के अंदर आती है, और इसके बाद में जस्ट मेटाफेज फर्स्ट आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये चारों फर्स्ट आती है। फिर आता है मियोसिस सेकंड, उसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, इस प्रकार से ये पूरी होती है, तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट आया है कि म्यूटेशन क्या होता है। देखिए म्यूटेशन क्या है, डीएनए के टुकड़ों में अचानक होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। ये यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं, हो सकता है कि ये खाने पीने से ठीक है, हो सकता है कि एक्सरे करवाने से हो, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। तो डीएनए जीन्स की संरचना में, डीएनए की संरचना में उनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेसेस के अंदर, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके अंदर, उनकी संरचनाओं में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रासरण और विषरण की क्रिया क्या होती है। देखिए विषरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गैसीय जो अणु होते हैं उनका गमन विषरण कहलाता है। ये मोस्टली क्या होता है, बिना एनर्जी के और बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, जबकि ओस्मोसिस क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोई ट्रांसमेम्ब्रेन झिल्ली होती है, इसके द्वारा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं उसको हम प्रासरण कहते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हालांकि ये भी बिना ऊर्जा के होती है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो। कोशिकीय कंकाल को समझाइए, इसको देखिए कोशिका कंकाल क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटो स्केलेटल। साइटोस्केलेटल क्या है, देखिए हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसी के जैसे हमारे सेल्स का भी एक साइटोस्केलेटल होता है, क्योंकि साइटोस्केलेटल है तभी हर एक सेल की क्या होती है, एक फिक्स आकृति होती है। जैसे मान लो ये इस प्रकार से रहती है, जैसे मान लो आरबीसी है वो कॉनकेव शेप में है। मान लीजिए हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, न्यूरॉन जो सेल्स होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, और दूसरी सेल्स मान लीजिए कि एक इंटेस्टाइन की सेल है वो इस प्रकार से रहती है। तो इन सारी सेल्स में जो चेंजेस आया, शेप में चेंज आया, वो किसकी वजह से आया, वो साइटोस्केलेटन की वजह से आया। साइटोस्केलेटन कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है माइक्रो ट्यूब्यूल, दूसरा आता है माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट।
इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो 3 टाइप के साइटोस्केलेटन्स होते हैं जो सेल्स की जो सामान्य जो आकारिकी होती है उसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ये तीनों के आपको नाम याद रखने और इनकी स्ट्रक्चर और इनके कार्य भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, एक साइड हम डीएनए लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम आरएनए लिख लेते हैं। पहला, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें तो क्या आया, डीऑक्सी राइबोज, इसमें आया डायरेक्ट राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सेकंड, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, आपने ऐसा ऐसा इसकी स्ट्रक्चर देखी होगी। और आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मोस्टली ये ऐसे पाया जाता है। कहीं कहीं पे ये डबल स्ट्रैंड हो जाता है, मान लो यहाँ डबल स्ट्रैंडेड हो गया, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। तीसरा, ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है और ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल, ये स्थायी नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, और मोस्टली ये क्या होते हैं मोस्टली ये क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, मोस्टली सभी जंतुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। यह कुछ वायरस के अंदर क्या करता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, कुछ जीवाणुओं में काम करता है, बाकी ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करता और ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी काम करता है। ये 2 रूपों में पाया जाता है, एक आनुवंशिक रूप में और दूसरा अनानुवंशिक रूप में, नॉन जेनेटिक के रूप में भी। नॉन जेनेटिक आरएनए भी पाया जाता है, जो एमआरएनए आप पढ़ते हो, टीआरएनए पढ़ते हो, आरआरएनए पढ़ते हो, ये नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। तो इसके बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल को समझाइए। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो, उसमें जो सेंगर और निकोलसन ने जो तरल मोजेक मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आप ऐसा समझो, पूरा जो समुद्र है वो तो लिपिड्स है, और इस समुद्र में अगर हम पत्थर बर्फ से बनी हुई सिलियों को, बड़े बड़े टुकड़ों को अगर छोड़ देते हैं तो वो तैरते रहते हैं वहां पर। उसमें उसका 1/4 भाग ऊपर होता है और बाकी का 3/4 भाग है वो नीचे धंसा रहता है। तो अब आप समुद्र के पानी को तो मान लीजिए लिपिड और इन बर्फ की सिलियों को मान लीजिए प्रोटीन। इस प्रकार से ये संरचनाएं बनी रहती है, इसी को ही तरल मोजेक मॉडल कहते हैं। और इसको आपको फुल डिटेल से, स्ट्रक्चर से इसको समझाना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। पक्षमाप और कसाब की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए, पक्षमाप और स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा बहुत कॉमन मिलती है अंदर की स्ट्रक्चर, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल से ये संरचनाएं बनी हुई है। लेकिन पक्षमाप जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इनमें फिलामेंट है, हुक है और बेसल बॉडीज है वो पाई जाती है। मतलब पक्षमाप को आप ऐसे समझा सकते हो, इसमें यहाँ बेसल बॉडी होती है, उसके बाद में एक छोटा सा हुक बनेगा और हुक से फिर ये लंबी फिलामेंट बनता है। तो ये तो हो गया पक्षमाप। और ये हो गया फ्लेजिला, ये क्या हो गया, फ्लेजिला। और सीलिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से छोटी होते हैं। सीलिया नंबर में ज्यादा होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं, जबकि फ्लेजिला जो होते हैं वो आकार में, साइज में बड़े होते हैं, लेकिन ये संख्या में कम होते हैं, कम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हो, इनकी स्ट्रक्चर भी आपको बनानी है। ठीक है। कसाब को तो कहा जाता है फ्लेजिला, ये तो फ्लेजिला है, और पक्षमाप को क्या क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण को समझाइए। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें क्या होता है, हम एक मतलब किसी भी एक करेक्टर को लेकर, मान लीजिए आपने लंबाई का जीन ले लिया, तो हम क्या करते हैं, एक ही जीन का या एक ही लक्षण वाले पौधों का, जब हो सकते हैं वो अलग अलग हो, जरूरी नहीं है कि सेम ही है, दोनों लंबी लेंगे, वो लंबाई में छोटे और बड़े हो सकते हैं। केवल जब एक लक्षण का हम स्टडी करते हैं, एक जनरेशन या 2 जनरेशन तक हम स्टडी करते हैं, उसको तो बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब
दो कैरेक्टर का एक साथ स्टडी की जाती है। जैसे मान लीजिए कि येलो येलो सीड कोट और राउंड राउंड सीड और येलो सीड कोट, इसका अगर आप क्रॉस करवाते हो और रिंकल सीड और ग्रीन सीड कोट के साथ में, तो अभी आप क्या कर रहे हो, देखो राउंड सीड की शेप क्या है, राउंड है, सीड कोट का कलर क्या है, येलो और ग्रीन है। तो दो कैरेक्टर का जब हम एक साथ स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर एक बड़ा वाला चेकरबोर्ड बनेगा और इसमें छोटे चेकरबोर्ड बनते हैं, जिसमें 4 स्पीसीज और इसमें 16 स्पीसीज बनेगी। इसमें 16 स्पीसीज बनती है और इसमें टोटल 4 स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको करना है। लास्ट आता है सुगुणिता और असुगुणिता को बताना है। देखिए इसको समझिए, इसमें क्या होता है, देखिए सुगुणिता का मतलब क्या हुआ गुणिता मतलब जो हमारे पास गुणसूत्र है उसके क्या होते हैं, सेट्स पाए जाते हैं, इनको प्लोइडी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, प्लोइडी कहा जाता है। अब प्लोइडी में अगर मान लीजिए कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें केवल एक ही गुणसूत्र या गुणसूत्र का केवल एक सेट पाया जाता है, मान लीजिए एक ही सेट पाया जाता है, दूसरा सेट नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, अगुणित। आपने हिंदी में नाम सुना होगा, अगुणित कहा जाता है। ठीक है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें दो सेट्स पाए जाते हैं, एक तो फादर से मिलता है और दूसरा मदर से मिलता है। ये हो गए गुणित, प्लोइडी हो गए। अब प्लोइडी में कुछ ऐसे होते हैं जो टेट्राप्लोइड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हेक्साप्लोइड होते हैं। ये कितने पाए जाते हैं, तो ये अगर सेट्स पूरे के पूरे सेट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं टेट्राप्लोइड, हेक्साप्लोइड, है ना, और ट्राइप्लोइड, इस प्रकार से टिप्लोइड। और दो अगर मिले तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोइड। अगर मान लो दो ही सेट मिले तो क्या बोलेंगे, डिप्लोइड। और दो से ज्यादा मिले तो हम टेट्राप्लोइड, हेक्साप्लोइड, पेंटाप्लोइड, इस प्रकार से इसको कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरा सेट नहीं मिलकर क्या होता है, एक मान लो कोई भी, मान लो ये 21 नंबर क्रोमोसोम है और 21 नंबर क्रोमोसोम में मोस्टली दो होते हैं लेकिन एक और बन जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। ये एन्यूप्लॉइडी नंबर्स में होती है, कभी एक ज्यादा और कभी एक कम। तो सुगुणिता का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे एक जैसे, मतलब डिप्लॉइड है तो सारे के सारे डिप्लॉइड मिलेंगे, हैप्लॉइड है तो सारे के सारे हैप्लॉइड मिलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई एक क्रोमोसोम्स अपने नंबर्स में बढ़ जाता है, तो 21वां गुणसूत्र होना तो दो चाहिए लेकिन इसकी 3 कॉपियां दिखाई देने लग जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, ये 21वें गुणसूत्र की क्या होगी, ट्राइसोमी हो गई। क्या होगी, ट्राइसोमी हो गई। तो और क्या हो जाता है, इससे फिर डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो इस प्रकार से वो बीमारियां कोज करते हैं। तो ये गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो इसको आपको थोड़ा सा देख के जाना है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। तो इस प्रकार से देखो, आज की क्लास में हमने एक पेपर का सॉल्यूशन किया जो आपके सेकंड पेपर है। इस प्रकार से ये सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का पोर्शन है वो मैच करता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो तीसरा पेपर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम बताएंगे। आपको सिर्फ ये वीडियो नहीं देखना है, आपको केवल क्वेश्चंस देखने हैं। थोड़ा बहुत आप वीडियो देखिए और इसके बाद में आपको इन चैप्टर्स को और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। इनको पढ़ोगे तब आपको ये लगेगा कि कुछ तो हमने किया, और उसके बाद में आसपास वाली चीज़ें भी और पढ़ो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और बाकी की नेक्स्ट पेपर की आपको वो भी आपको प्रोवाइड जल्दी करवा दी जाएगी। थैंक यू।